वेलकम टू फिजिक्स लैब। स्वागत आप सभी का। और आज हम कर रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर का लेक्चर नंबर 6, जहां पर हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। साथ ही साथ आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस आज बनाने के लिए, जो आपको घर से बनाने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम खुद यहाँ पर आप लोगों को आज बताएंगे, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ये एडिशन ऑफ वेक्टर था, यानी कि जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम लोग वेक्टर के एडिशन के बारे में समझ चुके हैं। अब वेक्टर क्या होता है और इसका एडिशन क्यों पढ़ना पड़ता है, ये आपको जो 5 हमारे लेक्चर है ना प्रीवियस, इससे पहले, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, और उससे पहले का एक जो आपका यूनिट है जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स, जो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आवश्यक है। ये प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से। देखिए, किसी भी चीजों का जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, घटाव होता है, ये बेसिकली सम के ही बराबर होता है। कैसे? मतलब एडिशन ही सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। अगर आपको ऐड करना आता है तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर पाएंगे आसानी से चीजों को, और सब्ट्रैक्शन का मतलब भी एडिशन ही होता है। कैसे? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्केलर का लेते हैं 5 और -4, ठीक है। आप ऐसे लिखते हैं, या फिर कोई इसको ऐसे लिखता है 5 प्लस -4, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला जो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ऊपर वाला क्या है, 5 में से आप 4 को घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 5 - 4 यानी 5 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है कि 5 और -4 को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है, एडिशन का ही पार्ट है। इसीलिए जो बच्चे एडिशन अगर आप नहीं किए हैं ना वेक्टर का, उसको सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आएगी। तो आप ये चीज जरूर जाकर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पर देखते हैं। देखिए दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। अब जब वेक्टर की ना बात करते हैं हम लोग, तो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ होता है इसका डायरेक्शन, यानी वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। यानी कि a के पास भी डायरेक्शन होगा और b के पास भी डायरेक्शन होगा, और जो डायरेक्शन a और b का होगा उन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। ये देखिए एक वेक्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये a वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर आपका b है इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हमको मेरा जो एम है ना, वो है a माइनस बी का कैलकुलेशन करना, यानी कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके निकालना कितना आता है। देखिए अगर हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर a और b को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद आपका रिजल्टेंट जो आता है उसको हम r मान लेते हैं, ठीक है। जैसे a वेक्टर हो गया और फिर आपके पास हो गया b वेक्टर, इसको आप अगर ऐड कर दिए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, r वेक्टर के बराबर। यानी कि इस r के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ये तो प्लस वाले का है, ठीक है ना, ऐड करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड r होता है ये इक्वल होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम इसको लिखना चाहे तो देखिए आप लोग, हालांकि पीछे जो वाला जो लेक्चर है ना वो आप लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोगों को कनेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। a² प्लस b² प्लस प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a, ठीक है, b cos थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो मैग्नीट्यूड में ये a क्या है, ये फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड है, b क्या है, सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड, 2ab समझ रहे हैं, 2a मैग्नीट्यूड b, और cos थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल है a और b के बीच में, ठीक है। तो ये हम लास्ट क्लास करवाए थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर a माइनस बी आपको कैलकुलेट करना है तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस बी, तभी तो ये आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर आप सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो a और माइनस बी का आप सम कर दीजिए, ठीक है ना, एडिशन कर दीजिए, सम कर दीजिए a और माइनस बी का। इसको मान लेते हैं कि r, सम करने के बाद r आया, ठीक है, r वेक्टर। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप सम कर रहे हैं ना, तो सम वाला फॉर्मूला लागू होगा यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पर माइनस भी है तो आप माइनस क्यों नहीं, देखिए वेक्टर का जो माइनस लगता है ना वेक्टर में, अगर तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ता है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, माइनस साइन लगने से डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए b ये है और ये वाला क्या है आपका माइनस बी है, ठीक है, ये वाला इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस बी है।
तो आ जाएगा 2ab cos थीटा। तो इस बार एंगल किसके बीच का लेना है, a और माइनस बी का लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर a इस डायरेक्शन में है और b इधर है, तो माइनस बी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये वाला हमको एंगल चाहिए पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर गया cos पाई माइनस थीटा, यानी कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर होता है रूट अंडर के, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, आप याद रखेंगे। वही अगर ऐड होता तो यहाँ पर बीच में प्लस होता, सब्ट्रैक्शन है तो बीच में माइनस होता है। अब अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा क्या होता है, एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, यहाँ पर आप इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये आपका एंगल होता है इस टाइप का, ठीक है। रिजल्टेंट का एंगल होता है किसके बीच, ये देखिए ये आपका आ गया a और ये हो गया माइनस बी। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे यानी a माइनस बी, तो रिजल्टेंट इसके बीच से कहीं ना कहीं से पास करेगा। तो ये रिजल्टेंट a के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा b sin थीटा बाई a माइनस बी cos थीटा। अगर यही प्लस होता ना, दोनों फैक्टर को ऐड करते तो यहाँ पर बीच में प्लस हो जाता, बस इतना ही का यहाँ पर फर्क है। तो ये आपका है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम डिराइव किए हैं एडिशन से। अब एडिशन का ये फॉर्मूला कैसे डिराइव आया है, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो इसके लिए आपको देखना होगा लेक्चर नंबर 5, ठीक है। वहां पर कंप्लीटली डिस्कशन वहां पर किए हुए हैं और प्रूफ भी किए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा बी है। ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 8 है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आपको बताना है a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा और a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर यहाँ पर कोई लिख देता है ना a और प्लस b, इसका वैल्यू बताइए, और ऊपर में वेक्टर का साइन नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता है, तो इसका मतलब सीधा हो जाएगा 5 प्लस 8 यानी कि 13। क्योंकि ऐसा लिखने का मतलब है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम पूछ रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से वेक्टर साइन देके लिख दिया, मतलब वेक्टर का सम आप पूछ रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को ये निकालना है। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर दो वेक्टर है a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम यहाँ पर r मान लिया है। तो r का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए, a वेक्टर यहाँ पर 5 है, b वेक्टर यहाँ पर 8 है, और दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल दिया है ना थीटा, ये 60 डिग्री दे रखा है। तो रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप a के जगह पे 5 रख दीजिए, b के जगह पे 8 रख दीजिए, फिर 2 a के जगह पे 5 8 cos 60, यानी कि आंसर हो जाएगा रूट अंडर 129 यूनिट, ठीक है। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया सम का। अब अल्फा निकालना चाहते हैं, tan अल्फा, यानी रिजल्टेंट कितना कहां से पास कर रहा है, मान लेते हैं रिजल्टेंट इस बीच से पास कर रहा है और ये अल्फा है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। b के जगह आप रख दीजिए, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये tan अल्फा आ जाएगा आपका 4√3/9, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स ये 4√3/9, ठीक है, tan इनवर्स 4√3/9। ये आपका एंगल भी निकल गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम करते हैं b a माइनस बी निकालते हैं। तो आपको पता है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, ऐसे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है, बाकी चीजें सेम रहती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू रखने के बाद 7 यूनिट का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 49 रूट अंडर यानी कि 7 यूनिट। फिर tan अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो b sin थीटा बाई a माइनस बी cos थीटा। तो यहाँ पर b 8 आ गया, फिर यहाँ पे sin 60 और माइनस 5 माइनस 8 cos 60, यानी क्या आ जाएगा आपका 4√3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4√3। तो अगर दो वेक्टर दिया है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और दोनों के बीच का एंगल भी अगर दिया है, तो आप एडिशन भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा बच्चों कि अगर दो वेक्टर है तो हम सम कर दिए, लेकिन अगर तीन वेक्टर दे दिया रहेगा तो क्या हम सम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि दो नंबर है 4 प्लस 5, तो ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 8 नहीं कर पाएंगे क्या, तो हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। तो उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, ठीक है। जब हम वेक्टर कंपोनेंट पढ़ाएंगे तो उस मेथड से हम दो से अधिक वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस मेथड से आपको नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दो का पेयर करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इंतजार करेंगे इसका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, तब तक हम लोग दो वेक्टर का ऐड और सब्ट्रैक्शन करना सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोगों के पास हम 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से सॉल्व करेंगे
और जब सोल्व कर लेंगे उसके बाद आप मैच करवाएंगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है आपको ये बताना है। फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। ये ट्रायंगल लॉ पे है आपका। ठीक है, तीसरा जो है आपका ये वेक्टर एडिशन पर है कि दो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, तो जब फोर्स का नाम लेते मतलब वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 5 और 13 है और ये किसी बॉडी पर काम करता है, तो बताइए कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों को सम करने के बाद, दोनों वेक्टर को एडिशन करने के बाद, ऐसा नहीं कि 5 + 13 करने के बाद। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का सम हो गया, वेक्टर का नहीं हुआ। वेक्टर के सम का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट का कौन सा पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन है 0, 13, 17 या 20। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि p + q = p - q, ये दे रखा है, तो बताइए कि इसमें से कौन सी बात सही है। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस चारों में से कौन सी बात सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि ये which of the sets given below may represent the magnitude of 3 factors that add to 0। कह रहा है कि देखिए 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया हुआ है, सेट है, यहाँ भी बी नंबर में भी 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। आपको ये बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऐसा सेट है जिसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, जिसको ऐड करने के बाद 0 आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन वेक्टर। कह रहा है कि 2 गिवन वेक्टर है, अब पता नहीं कौन सा है, एक को हम a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना किसका, रिजल्टेंट का, वो 17 है। तो देखिए दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट का मैक्सिमम, वो a + b होता है। इसका मतलब है a + b = 17। अब बोलोगे सर ये आप कहाँ से लिख रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 से लिख रहे हैं। ठीक है, 17 और ये यहाँ पे 17 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो और ये कह रहा है कि मिनिमम कितना है, 7 है। तो मिनिमम का क्या मतलब हुआ, a - b = 7। तो कह रहा है कि इफ दिस 2 वेक्टर, और ये भी कह रहा है कि a और b जो है ये आपका राइट एंगल पे है ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल पर है a और b। तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसके रिजल्टेंट का, ये आपको पता करना है। आंसर ऑप्शन है 14, 16, 18 और 13। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे, हम अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले आप हमारे चैनल से डिफरेंट टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स सरार, जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद पड़ता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप देखिए कोर्सेज की बात करेंगे तो आपका 12th का कंप्लीट फिजिक्स मिल जाएगा चैप्टर वाइज। यहाँ पर जो चैप्टर नहीं है आप अगर विश करेंगे कि चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्रैश कोर्स भी 12th का मिल जाएगा। मैथमेटिकल टूल्स मिल जाएगा, एवरग्रीन चैप्टर जो सबको पढ़ना जरूरी है, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। थर्मोडायनामिक्स आपका कंप्लीटली मिल जाएगा 11th का, और ये केमिस्ट्री में भी जरूरी है। यूनिट एंड डायमेंशन मिल जाएगा, एवरग्रीन चैप्टर, ये हर चैप्टर के लिए जरूरी है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।